चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसक्यूएल स्टार्ट किया था। एसक्यूएल को मैंने आपको बेसिकली समझाया था, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बताया था आपको। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स के अंदर कंटेंट कैसे लिखे जाते हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, राइट। अब आप आज स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के साथ। कि एसक्यूएल स्टेटमेंट, खासकर सारी स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, वो आप लोग एसक्यूएल लैंग्वेज में सीख सकते हैं। बट हमारे यहाँ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो है सिलेक्ट। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को लास्ट क्लास में। क्या बताया था इसके बारे में, एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो आज एक और एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक वेबसाइट है, वहां पर आपसे यूजर नेम पूछा जा रहा है और वहां पे आपसे एक पासवर्ड पूछा जा रहा है। ठीक है। एक वेबसाइट है जो आपसे क्या पूछ रही है, यूजर नेम पूछ रही है एंड पासवर्ड पूछ रही है। तो यूजर नेम का एक प्लेस है, पासवर्ड का प्लेस है। अब जो भी वैल्यू आप इसके अंदर प्रोवाइड करोगे, उन वैल्यूज को एक एसक्यूएल स्टेटमेंट में सर्वर डालेगा और डेटाबेस को सेंड करेगा। जब आप लॉगिन करते हो वहां पे, तो आपकी क्रेडेंशियल्स को कंपेयर करेगा ना, चेक करेगा कि क्या यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए वो कुछ स्टेटमेंट का यूज करेगा सर्वर। और वो स्टेटमेंट सर्वर यूज करेगा किसको सेंड करने के लिए, डेटाबेस को भेजने के लिए। तो सर्वर के पास एक पहली से बनी हुई स्टेटमेंट होती है, जिसमें आपके यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू वो इंसर्ट करता है और उसको कहाँ पे भेज देता है, सर्वर डेटाबेस की तरफ। ठीक है। अब वो स्टेटमेंट क्या हो सकती है, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हो सकती है। ये एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोगों को। इस तरीके की स्टेटमेंट हो सकती है वो। अब इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। सिलेक्ट का मतलब क्या है, डेटा फेच करना। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, हाँ, ऑल। तो यहाँ पर इस लोकेशन पे क्या बताते हो आप, सिलेक्ट के जिस बाद क्या आता था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। एसक्यूएल की अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट आप यूज करते हैं, तो सिलेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, जस्ट बाद क्या आता है, कॉलम नेम्स आते हैं ना। कॉलम नेम बताए थे ना, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, ऐसे करके कॉलम नेम आते हैं। तो यहाँ पर आप कॉलम स्पेसिफाई कर सकते थे। अगर आपको सारे कॉलम्स एक्सेस करने हैं किसी टेबल के, तो आप क्या दोगे यहाँ पे, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का काम क्या होता है, सारे कॉलम्स को एक्सेस करना। ठीक है। उसके बाद आपने क्या दिया, फ्रॉम। फ्रॉम के बाद क्या प्रोवाइड करते हैं आप, यूजर्स। मतलब यहाँ पे क्या, यूजर्स एक टेबल का नाम है। तो आपको सारे कॉलम्स चाहिए किस टेबल के, यूजर्स टेबल के। जहां पर आपने कंडीशन लगा दी है, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर जो भी आप कंटेंट डालोगे, यहाँ पर अगर आपने एडमिन डाल दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एडमिन। एज इट इज जो आप यहाँ डालोगे, वही कंटेंट यहाँ से उठा के वो कहाँ पे इंसर्ट कर देगा, इस लोकेशन पे। एंड पासवर्ड की जगह आपने मान के चलिए आपने जो भी डाला, तो वही पासवर्ड कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी वही पासवर्ड मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी यूजर कंटेंट प्रोवाइड करेगा, वो कंटेंट यहाँ से लेकर इस स्टेटमेंट के अंदर डाल देगा आपका सर्वर, फिर इसको भेजेगा डेटाबेस को। अब डेटाबेस क्या करेगा, सारे कॉलम्स फेच करके ले आएगा, कौन से टेबल के, यूजर्स टेबल के। किस यूजर के फेच करेगा सारे कॉलम्स, जिसका यूजर नेम है एडमिन और जिसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5। अब सारी चीजें तो ठीक है, आपको पता है यहाँ पे यूजर नेम क्या है, एक कॉलम का नाम है, ये उसकी एक वैल्यू है। पासवर्ड क्या है, कॉलम का नाम है, 1 2 3 4 5, वहां पे एक वैल्यू है। ये एंड कीवर्ड का मतलब क्या है, वो समझ लेते हैं। आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, लॉजिक गेट्स पढ़े हैं आप लोगों ने, क्या होते हैं लॉजिक गेट्स। हाँ हाँ। और ट्रू आएगा, यस। तो एंड और बेसिकली लॉजिक गेट्स होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये होता है, पूरे आपके जितने भी इलेक्ट्रो ये कम्युनिकेशन है आपका जो चल रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सारा लॉजिक गेट्स पे चल रहा होता है। आपके अलग अलग तरीके के लॉजिक गेट्स होते हैं, उनमें लॉजिक होता है। लॉजिक कैसा, कि अगर आपने, जैसे यहाँ पे चार कंडीशंस आएंगी, ऐसे समझ लो उसको आप। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूँ पहले मैं आप लोगों को कि इसको लिखा कैसे जाता है। आप लिख सकते हो एक्स एंड वाई, और इसका आउटपुट कुछ निकल के आएगा, वो आउटपुट होगा जेड। अभी एक्स वाई जेड क्या है, आपने दो वैल्यूज प्रोवाइड करा, इसको एक्स और वाई, और इसने आउटपुट आपको कुछ प्रोवाइड किया, आउटपुट जेड। अभी लॉजिक गेट्स क्या करते हैं,
आप जो वैल्यूज उसको देते हो, नॉर्मली आपको पता है आपका सिस्टम 0 और 1 में कम्युनिकेट करता है। तो लॉजिक गेट्स भी 0 और 1 में ही कम्युनिकेट करते हैं। जहां पर 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। वही चीज है यहाँ पर आपको लिखनी है। जैसे मैं अगर कंडीशंस यहाँ पे लिखूं, अब एक्स की जगह एक बार क्या आ जाएगा, ट्रू एंड, फिर क्या आएगा, फॉल्स। फिर आपने दे दिया फॉल्स एंड ट्रू। तीसरा हो गया फॉल्स एंड फॉल्स, और चौथा हो गया ट्रू एंड ट्रू। ये चार कंडीशन है, इसके अलावा तो कोई पांचवी कंडीशन नहीं होगी, राइट। अब इसके आउटपुट भी नहीं बताते जाइए। जब एंड होता है, एंड में सिंपल सी कंडीशन है जो आपको याद रखनी। जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं तभी ट्रू आउटपुट आएगा। मतलब जब एंड के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी, सही होंगी, तभी वो ट्रू वैल्यू देता है। अदरवाइज क्या देगा, आपको फॉल्स देगा। तो यहाँ पर ट्रू आएगा और बाकी सारे जगहों पे क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि वहां पर एक एक जगह फॉल्स जरूर था और उस फॉल्स की वजह से आपके पास आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो बाकी सारे सिचुएशंस में एंड के केस में फॉल्स आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन होगी जहां पर ट्रू आएगा। और उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों जो वैल्यूज आप कंपेयर कर रहे हो वो दोनों क्या होंगी, ट्रू होनी चाहिए। और के केस में इसके कुछ अपोजिट होता है। यहाँ पे भी एक्स के ऐसी कुछ वैल्यूज होंगी, एक्स और वाई, और इसका आउटपुट आएगा कुछ जेड। अब वो एक्स और वाई क्या है, जेड क्या है, तो ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज पे। तो आपने पहला वैल्यू दिया फॉर एग्जांपल ट्रू और फॉल्स, दूसरा दिया फॉल्स और ट्रू। अब इनके कुछ अलग अलग आउटपुट आएंगे। तो फर्स्ट का आउटपुट क्या होगा, और में क्या होता है, और में होता है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, ये या ये दोनों में से कोई भी ट्रू है, तब भी ट्रू देता है वो आपका आउटपुट, राइट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू, अगले का ट्रू, नेक्स्ट का फॉल्स एंड लास्ट का ट्रू। तो हमेशा याद रखिए, दोनों में से एक या दोनों जब ट्रू होंगे तो आपको और हमेशा ट्रू आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, एंड। अगर यहाँ पे और यूज किया जाता तो आप चाहे यूजर नेम प्रोवाइड करो या पासवर्ड सही कर दो, यूजर नेम के अकॉर्डिंग आपको एक्सेस दे देगा। अब किसी यूजर के अकॉर्डिंग एक्सेस देगा ना आपको, किसी का पासवर्ड के अकॉर्डिंग तो एक्सेस नहीं देगा। तो यूजर नेम आपने जो सही डाला होगा उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा, चाहे आपको उस यूजर का पासवर्ड पता हो या ना पता हो। कॉन्सेप्ट समझ आया। तो इसलिए यहाँ पे एंड यूज नहीं होता है, और यूज, सॉरी, और यूज नहीं होता है, एंड यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इतना समझ आया आप लोगों को। ये कंडीशन तब ट्रू होगी, तब आपको आउटपुट हमेशा याद रखो, डेटाबेस में जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है वो ट्रू और फॉल्स देख रही होती है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको आउटपुट दे देगी, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आउटपुट नहीं देगी। अगर आपने जो ये स्टेटमेंट दी है सर्वर ने डेटाबेस को, और सर्वर के पास कहाँ से आई, क्योंकि सर्वर ने कुछ डेटा रिसीव करा है यूजर से, एडमिन और पासवर्ड। अगर ये सारी वैल्यूज स्टेटमेंट के अंदर जो प्रोवाइड करी हैं वो ट्रू हैं, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, आपको सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। मतलब बेसिकली आपको उसका लॉगिन मिल जाए उस यूजर का। और अगर ये डिटेल्स गलत हैं तो आपको लॉगिन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं जिसको बोला जाता है ऑथेंटिकेशन बायपास। अभी तक आप एसक्यूएल समझ रहे थे, अब हम बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो आपको अलाउ करती है डेटाबेस के कंटेंट्स को एक्सेस करने में। आप ऐसे कुछ मेलिशियस क्वेरीज, ऐसे कुछ मेलिशियस सिंबल्स आप इंसर्ट कर देते हो उस प्लेस पे। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या क्या प्लेस दे रखी है, यूजर नेम और पासवर्ड, उन जगहों पे आपको वो वैल्यूज डालनी है जो आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है शायद एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ इंटरेक्ट हो रही होंगी वो वैल्यूज। आपको लग रहा है कि मैं एडमिन यहाँ पे कुछ भी डालूं, यूजर नेम पे पासवर्ड में कुछ भी डालूं, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये वैल्यूज कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट के, एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर यूज की जा रही हैं। तो उन लोकेशंस को आप टारगेट करते हो और उन लोकेशंस में आप मेलिशियस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हो ताकि आपको डेटा मिल पाए, ऑथेंटिकेशन बायपास आप कर पाए, आपको कोई फंक्शनैलिटी है उसको बायपास आप कर पाओ यूजिंग मेलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज। तो यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन एक अटैक है जहां पर अटैकर मेलिशियस एसक्यूएल की क्वेरीज को इंजेक्ट करता है सर्वर पे, और सर्वर उसको फिर डेटाबेस को बिना कुछ चेक करे उन क्वेरीज में, सर्वर ये नहीं चेक करता कि आपने मेलिशियस कंटेंट दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। करना चाहिए उसको चेक, अगर नहीं करेगा तो वल्नरेबल होगा, अगर करेगा चेक तो वल्नरेबल नहीं, ठीक है। यही स्टेटमेंट है आपकी, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है।
हाँ, ये एक स्टेटमेंट है आपके सामने एसक्यूएल की। तो अटैकर भी, अभी आप आगे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे भी एसक्यूएल इंजेक्शन के हैं टाइप्स जहां पर आपको खुद से एक मेलिशियस स्टेटमेंट क्रिएट करके इंसर्ट करनी पड़ती है। तो अभी डिस्कस करेंगे उसके टाइप्स, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है, तो अभी क्या है, ये एक पहले से बनी हुई क्वेरी है जिसके अंदर मैं कुछ मेलिशियस कंटेंट डालकर अभी के लिए ऑथेंटिकेशन बायपास आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। चलिए यहाँ तक समझ आया। अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन बायपास की। एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू आप कैसे ट्राई कर सकते हो कि शायद कोई ऑथेंटिकेशन पेज जो आप बायपास कर पाओ। अब उसमें क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यूजर नेम सही होना चाहिए। मतलब आपको इन दोनों में से ऑथेंटिकेशन बायपास करना है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस यूजर का लॉगिन करना है, किस यूजर के अकाउंट से लॉगिन करना है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यूजर नेम आपको पता है तो आप बिना उस यूजर का पासवर्ड प्रोवाइड करे आप यूजर को लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। अब कैसे करना है वो समझ लीजिए। यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट, दो अलग अलग तरीके के मेलिशियस पेलोड हैं जो आपको हेल्प करेंगे। एक हम लोग प्रोवाइड करेंगे यूजर नेम पे, और दूसरी टेक्निक हम लोग करेंगे यूज पासवर्ड में। मतलब दो मेथड है। पहला मेथड में आप सिर्फ यूजर नेम के अंदर कुछ मेलिशियस डालोगे, पासवर्ड के अंदर जो भी डालना है वो आप डाल सकते हो। दूसरे में आप यूजर नेम में करेक्ट यूजर नेम डालोगे और पासवर्ड के लिए एक स्पेसिफिक पेलोड आप डालोगे, जिसके थ्रू ऑथेंटिकेशन बायपास हो सकता है। अब क्या वो पेलोड है, स्टार्ट करते हैं पहले यूजर नेम के साथ। मैं मान के चल रहा हूँ कि उस वेबसाइट पे एडमिन नाम का एक यूजर है। ठीक है, तो मैंने यूजर नेम ले लिया एडमिन, और लास्ट में आप लगा देंगे एक सिंगल कोट, और उसके बाद आप डबल हाइफन यहाँ पर लगा देंगे। अब मैंने डबल हाइफन का यूज आपको लास्ट क्लास में बताया था। डबल हाइफन क्या होता है, कमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही। तो अगर आपको पता है डेटाबेस कौन सा है तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज करो, अदरवाइज आप हिट एंड ट्राई करो। जैसे आपको बताया था, तीन डेटाबेसेस ऐसे हैं जो सिर्फ डबल हाइफन से काम चला लेंगे, जैसे एमएस, एसक्यूएल, ओरेकल और पोस्टग्रेस, ये तीनों में सिर्फ डबल हाइफन से होता है। अगर माई सीक्वल होगा तो डबल हाइफन के बाद क्या लगेगा, एक स्पेस। तो वो आपको हिट एंड ट्राई से पता करना पड़ेगा अगर आपको पहले से नहीं पता है कि डीबीएमएस कौन सा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये माई सीक्वल नहीं है, उनमें से कोई और है, या जो भी आपके लिए कंडीशन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज डेटाबेस है वो माई सीक्वल ही है। जितने भी ओपन सोर्स आपको बहुत वेबसाइट जो मिलेंगी ना, वो ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करती है जो कि माई सीक्वल है। तो आप माई सीक्वल को सबसे पहले ट्राई कर लो, आपकी मर्जी है, नहीं करना है आपके ऊपर। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि माई सीक्वल नहीं है या है, वो आपके ऊपर है। तो यूजर नेम में आपने ये प्रोवाइड किया, हम लोगों ने क्या किया, एक सिंगल कोट लगाया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको समझ आएगा थोड़ी देर में। और उसके बाद में आपने डबल हाइफन से कमेंट कर दिया, ठीक है। अब पासवर्ड में आप कुछ भी प्रोवाइड करिए, उससे मतलब नहीं है। आप रेंडमली कुछ भी डाल दीजिए, XYZ, नहीं डालना है मत डालिए, डालना है तो कुछ भी डाल दीजिए। अब होगा क्या, ये जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ये डिटेल्स कहाँ जाएंगी, सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, अगर सर्वर पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है, वो चेक नहीं कर रहा है कि यूजर ने क्या इनपुट प्रोवाइड करा है, तो उस केस में क्या होगा, वो एज इट इज ये कंटेंट उठाएगा और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देगा। एज इट इज ये कंटेंट उठाएगा और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देगा इसकी जगह। यही हुआ था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी, अभी भी यही करा मैंने। अब इसको समझिए हुआ क्या है स्टेटमेंट में। जब ये स्टेटमेंट डेटाबेस के पास जाएगी, डेटाबेस रीड करेगा कि क्या सिलेक्ट करना है, सारे कॉलम्स कहाँ से, यूजर्स टेबल से, जहां पर एक कंडीशन आपने प्रोवाइड कर रखी है, यूजर नेम इक्वल्स टू क्या है, एडमिन। अब आप समझिए ये वाला सिंगल कोट किसने लगाया, हमने लगाया, अटैकर ने लगाया। ये वाला तो पहले से लगा था, ये वाला किसने लगा दिया, अटैकर ने। तो इससे क्या हुआ कि यूजर नेम की वैल्यू यहीं पर खत्म हो गई। यूजर नेम स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, खत्म कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। यूजर नेम की वैल्यू यहाँ पे खत्म, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक स्पेस लगाया, स्पेस के बाद मैंने लिख दिया डबल हाइफन, डबल हाइफन के बाद की चीजें सारी क्या हो जाएंगी, कमेंट। तो वो पासवर्ड को चेक ही नहीं करेगा। पासवर्ड आप कुछ भी डालो, कुछ भी नहीं डालो, वो पासवर्ड को चेक ही नहीं करेगा। और सिर्फ यूजर नेम के अकॉर्डिंग आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, लॉगिन। आपने, अगर मैंने आपको बताया था कंडीशन यही है, यूजर नेम सही होना चाहिए। अगर यूजर नेम ही गलत होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया था, या तो ट्रू वैल्यू देनी ही पड़ेगी सर्वर को। तो किसके बिहाफ पे आपको अलाउ करेगा कि आप कौन सा डेटा एक्सेस करो, तो आपको उसको एक ट्रू वैल्यू देनी ही पड़ेगी। वो ट्रू वैल्यू यूजर नेम हो तो ज्यादा बेटर है, पासवर्ड तो आपको पता नहीं होगा। इसलिए आप एक यूजर नेम डाल के उस यूजर को एक्सेस कर सकते हो, उसके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो बिना उसके अकाउंट का पासवर्ड जाने हुए, जिसको बोला जाता है ऑथेंटिकेशन बायपास।
ठीक है। तो ये है किसके थ्रू, यूजर नेम पैरामीटर के थ्रू। अगर आपको यूजर नेम पैरामीटर पे ये टारगेट करना है तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, समझ आ गया। अब पासवर्ड वाला समझ लीजिए। अगर डेटाबेस के पास ये नहीं है तो ट्रू बाय ऊपर। हाँ, आपको पता है ये एडमिन नाम का यूजर होगा वहां पे कोई, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो आपको लॉगिन प्रोवाइड करेगा। जैसे, हाँ, अगर ये एडमिन नाम का यूजर नहीं हुआ तो आपको लॉगिन नहीं मिलेगा। तो यूजर नेम आपको पता होना चाहिए। ये पता चल जाएगा कि हाँ उसका अकाउंट लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है बिना पासवर्ड के। बाईपास कर पा रहे हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन या नहीं कर पा रहे हैं इस बिल के थ्रू। बिल्कुल, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्राई करिए, ऐसा नहीं कि हो जाएगा ये। हाँ, इतनी बड़ी वेबसाइट पे जाओगे तो ऑब्वियसली वो सबको पता। जब मतलब जब सबको पता ही है तो वो उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे। प्रोटेक्शन कैसे लगाओगे, आप इन कैरेक्टर्स को ब्लॉक कर दोगे। अगर मैं इन कैरेक्टर्स को ब्लॉक कर दूं तो ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगी ना। वैसे ही बन जाएगी ये स्टेटमेंट वापस से। वो चेक करेगा कि यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं। तो इन कैरेक्टर्स को ब्लॉक किया जाता है कि आपके यूजर नेम पासवर्ड पैरामीटर्स में या एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए इन पैरामीटर्स को अगर यूजर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको ब्लॉक करना है। ठीक है, बट हाँ बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल सकती हैं जिसमें ये हो वल्नरेबिलिटी। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप बड़े वेबसाइट्स को कैसे टारगेट करो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वल्नरेबिलिटीज कैसे निकलती हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे निकलने के चांसेस है। कराओ कराओ, डोंट वरी। ठीक है, पहला वाला समझ आ गया आप लोगों को। चलिए, अब सेकंड वाला हम लोग यूज करते हैं जहां पर हम पासवर्ड पैरामीटर को टारगेट करेंगे। तो मैंने यूजर नेम पैरामीटर में वही छोड़ दिया जो था ओरिजिनल। मुझे पता है वहां पे एडमिन यूजर नेम है तो मैंने यूजर नेम में वही छोड़ दिया। पासवर्ड पैरामीटर पे हम लोग कुछ नया वैल्यू ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि इस तरीके का कुछ वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो पासवर्ड में। अब ये चीज क्या लिखी हुई है इसको भी समझ लेंगे। तो पहले मैं इसको कॉपी करके एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और पासवर्ड वाली जो भी चीज थी वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब इसको समझिए हुआ क्या। अगेन ये स्टेटमेंट रीड करेगा, सारे कॉलम्स यूजर टेबल के सिलेक्ट करेगा जहां पर यूजर नेम क्या है, एडमिन। तो हमने यूजर नेम तो सिर्फ कुछ नहीं डाला, एडमिन ही डाला, तो एडमिन को सिलेक्ट करेगा। एंड पासवर्ड इक्वल्स टू क्या है, नल। नल क्यों, क्योंकि वो सिंगल कोड स्टार्टिंग वाला किसने लगाया, सर्वर ने, और हम लोगों ने उसको क्लोज कर दिया यहाँ पर सबसे पहला सिंगल कोड लगा के। अब हुआ क्या, ये वैल्यू हो गई नल। मतलब कुछ भी नहीं दिया हम लोगों ने पासवर्ड में, पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक है, डेटाबेस को ये लगेगा कि यूजर ने पासवर्ड नहीं दिया है। सर्वर को लगेगा कि यूजर ने दिया है क्योंकि इतना बड़ा कुछ कंटेंट आपने प्रोवाइड कर रखा है। सर्वर को तो लगेगा कि आपने कुछ डाला है, बट डेटाबेस को पता चल जाएगा कि आपने पासवर्ड नहीं दिया। लेकिन उसके बाद एक और कंडीशन यहाँ पर लगा दी हम लोगों ने, और के साथ मैंने एक ट्रू कंडीशन दे दी। ऐसी कंडीशन जो आपको पता है हमेशा ट्रू है। वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन। आप यहाँ पर एबीसीडी डाल दो, एबीसीडी इक्वल्स टू एबीसीडी कर दो, 1 2 3 4 इक्वल्स टू 1 2 3 4 कर दो, वो आपके ऊपर है। और लास्ट वाला सिंगल कोड मैंने यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है सर्वर क्लोज करेगा। सर्वर एक लास्ट में सिंगल कोड लगाया, ये वाला मैंने नहीं लगाया, ये वाला किसने लगाया, सर्वर। हमारा जो पेलोड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है बस। समझ आया। अब इस केस में होगा क्या, इसको सॉल्व करके बताइए मेरे को कि जब हम ट्रू फॉल्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। आपको पता है ये क्या है, ट्रू है, यूजर नेम ट्रू है, तो आप इसको लिख दीजिए, ये ट्रू हो गया। बीच में क्या है, एंड, तो एंड लिख दिया आपने। पासवर्ड क्या है, फॉल्स। पासवर्ड तो नहीं दिया हम लोगों ने, तो पासवर्ड हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद एक और कंडीशन है, और उसके बाद क्या है, ट्रू। अब इसको सॉल्व करिए, चाहे आप पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, चाहे इन दोनों को पहले सॉल्व करिए फिर इसके साथ ये सॉल्व करिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो एक बार बताइए, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, बीच में क्या लगा हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है, ट्रू। तो बताइए ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू। तो आउटपुट फाइनली क्या आएगा आपके पास, फाइनली जो आउटपुट आएगा वो होगा ट्रू। और वही चीज आप वैसे ट्राई कर लीजिए, चाहे आप यहाँ इन दोनों को पहले सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। तो आपके पास आउटपुट क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ट्रू। और क्योंकि ट्रू आउटपुट आएगा तो जो डेटाबेस है वो आपको एडमिन यूजर का अलाउ कर देगा अकाउंट एक्सेस करने के लिए, उसका डेटा आपको प्रोवाइड कर देगा, अगर यूजर नेम सही है तो यूजर नेम का सही होना दोनों सिचुएशन में कंपलसरी है। अगर यूजर नेम सही नहीं होगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल समझ आए कि आप एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को कैसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, और कैसे इनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। समझ आए। तो इन्हीं चीजों को लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं,
बट हाँ, ये तरीका भी आपका काम करता है। आपको बहुत सारे पेलोड्स मिल जाएंगे गिटहब पे जो आपको ऑथेंटिकेशन बाईपास करने में हेल्प करेंगे एसक्यूएल के। वो सारे पेलोड्स आप ट्राई कर सकते हो, बट हाँ कहीं ना कहीं वो इसी तरीके से लिखे जाते हैं वो सारे पेलोड्स। अब इसको आप किसी वेबसाइट में, आपको मैं ट्राई करके एक बार दिखा देता हूँ। ये एक ऐसी वनएबिलिटी है जो छोटे मोटे वेबसाइट्स में बहुत ही ज्यादा मिल सकती है। आपकी कॉलेज वेबसाइट में मिल सकती है अगर आप लोग कॉलेज में है, या कुछ ऐसे वेबसाइट्स में, शॉपिंग वेबसाइट जो बहुत पुरानी है उसमें आपको भी ये वनएबिलिटी इजिली मिल सकती है। जैसे मैंने एक 5-6 साल पहले एक कॉलेज वेबसाइट में निकाली थी, जिन लोगों इनको मैंने रिपोर्ट करा था, बट उन लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। मैंने, अरे कॉलेज था ये, तो मैंने मैंने उनको मेल किया था बस कि आप इसको फिक्स कर लीजिए, बट उन्होंने कुछ करा नहीं। सो एक वेबसाइट है satyarameducations.com। तो यहाँ पे इनके पास एक वेब पेज है login.php के नाम से। साउथ का कॉलेज है ये। कहाँ का है? इस स्पेसिफिक जगह का, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे एक लॉगिन पेज है जहाँ पे स्टूडेंट्स या एडमिन या टीचर्स वगैरह लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो मैंने जब आइडेंटिफाई करी थी, एक बार में मिल गई थी, क्योंकि मैंने हिट एंड ट्राई किया जस्ट एक बार कि एडमिन यूजर शायद हो यहाँ पे अवेलेबल, और यहाँ पे था। और एडमिन यूजर के बाद सेम चीज मैंने ट्राई करी पासवर्ड की जगह, तो मुझे एक्सेस मिल गया। तो क्या करना है आपको, आप सिंपली प्रोवाइड करिए यहाँ पे जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अच्छा, इनका जो डेटाबेस है वो माई सीक्वल है। तो आपको स्पेस के साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने स्पेस नहीं डाला यहाँ पर तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद अब आपको बताया था, इसमें इसके इस कंडीशन में आप पासवर्ड में कुछ भी डाल दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपने यूजर नेम प्रोवाइड कर दिया एडमिन, सिंगल कोट, डबल हाइफन और स्पेस, उसके बाद पासवर्ड में आप कुछ भी डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लॉगिन पे क्लिक करिए आप। तो आपको देखिएगा कि आप लॉगिन हो चुके हैं एडमिन यूजर से। और बेसिकली ये एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहाँ पर आप इस कॉलेज के अंदर किसी भी स्टूडेंट को रजिस्टर करने की रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो। उसके लिए एक कॉल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे क्योंकि एडमिन का पोर्टल है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, होगा। नहीं नहीं, आपको यूजर नेम निकालना है ना, आपको पता होना चाहिए कि जिस, हो सकता है उसका यूजर नेम, उसका फोन नंबर हो, उसका ईमेल एड्रेस हो, या फिर उसका कुछ स्पेसिफिक यूजर नेम हो जिसका जिसका अकाउंट आप एक्सेस करना चाहते हो। तो उसका जो भी यूजर नेम है वो आपको पहले से पता होना चाहिए, आपको निकालना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। या फिर आप डिफॉल्ट यूजर नेम ट्राई करो, एडमिन, या जो भी डिफॉल्ट यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, रूट, बहुत सारे वेबसाइट्स में ये होता है डिफॉल्ट यूजर नेम। तो वो आप ट्राई करके यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड वाला मेथड भी ट्राई करके देख लीजिए। जैसे आपने लॉग आउट करा, सेकंड मेथड में क्या था, मुझे बस यूजर नेम डालना है एडमिन, और पासवर्ड की जगह यही स्ट्रिंग आप एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। कॉपी किया, पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, ये चीज कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पता है? मतलब ये लिखा क्या हुआ है ये चेक करना है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में क्या होता है कि यूजर अपना पासवर्ड सेव कर लेता है। अब सेव कर लेते हो आप पासवर्ड, तो आप जैसे इस जगह माउस लेके जाओगे आपको यहाँ पे पासवर्ड ऑटोमेटिकली दिखा देगा। अब देखना कैसे इस पासवर्ड को कि ये लिखा क्या हुआ है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसका लैपटॉप लिया, उसके लैपटॉप में आपने फेसबुक टाइप किया, वो लॉग आउट था, बट ऐसे करने पे उसके क्रेडेंशियल आ रहे थे। अब लॉग इन करने से बेटर आप देख ही लो उसका पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड कैसे देखोगे? ये वाली टेक्निक हर जगह काम नहीं करती है। कॉपी करके पेस्ट शायद यहाँ काम कर जाए, हो सकता है कहीं और काम ना करे। ये वाली काम कर रही है यहाँ पर, इस जगह काम कर रही है, बट हर जगह नहीं करेगी। आप इसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ट्राई करके देखोगे, नहीं करेगी काम। तो बताइए फिर कैसे देख सकते हैं आप पासवर्ड? आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे दोबारा से। हर चीज यहाँ अगर हो, इस वेब पेज में जो भी चीजें हैं आप सब चीज देख सकते हो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके। ठीक है। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गए, अगेन एलिमेंट्स वाले सेक्शन पे जाना है, और ये जो मैंने आपको बताया था सिलेक्ट एलिमेंट, इसको क्लिक करिए। और यहाँ से कौन से सेक्शन को आप सिलेक्ट करोगे, पासवर्ड वाले जहाँ पे आपने वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। इसको क्लिक करते ही इसका पूरा कोड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पर भी एक पैरामीटर हो सकता है वैल्यू के नाम से, जहाँ पे जो भी आपने कंटेंट डाला होगा वो वैल्यू यहाँ पे लिखी आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो आप एक काम करिए, यहाँ पर एक पैरामीटर होगा जिसका नाम होगा टाइप। तो ये टाइप पासवर्ड का मतलब है कि जब भी आप किसी भी इनपुट पैरामीटर का टाइप पासवर्ड कर दोगे, तो वहां पे वो इस तरीके से वैल्यूज दिखाएगा पासवर्ड फॉर्म में, डॉट 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 करके दिखाएगा वैल्यूज। आप कुछ भी लिखोगे यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखाएगा। तो ये टाइप कौन सा होता है, पासवर्ड।
तो आप इस टाइप को चेंज कर सकते हो टेक्स्ट में। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके टाइप को पासवर्ड से चेंज कर दिया टेक्स्ट। अब आप बाहर कहीं भी क्लिक करिए तो ये वापस से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप देख सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, और इसको जैसा भी चाहें आप सबमिट करके मतलब देख सकते हो कि पासवर्ड क्या है या उसने क्या सबमिट कर रखा है। ठीक है, तो आप लॉग इन करिए, एंड यहाँ पे भी आप देखोगे कि आप वापस से उस वेबसाइट पर लॉग इन हो चुके हैं। समझ आया? तो ये चीज बहुत, मतलब मैं बड़ी वेबसाइट्स का नहीं बोलूंगा कि आप ट्राई करिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ऐसी लेवल की वल्नरेबिलिटी है। हाँ, क्या यार, तो ये चीज कैसे बनी? ठीक है, तो बड़े इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजोन, इन पे ट्राई करोगे तो फिर वो आपकी बेवकूफी है कि आप टाइम वेस्ट करके उन पे ट्राई कर रहे हो। लेकिन देखो, ट्राई करने को कर लो, लेकिन उनपे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही वो उन वेबसाइट्स को टेस्ट कर चुके होंगे। छोटी मोटी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें ये बग आपको मिल जाते हैं। उन वेबसाइट्स के ओनर कोई, जैसे इनको मैंने रिपोर्ट किया होगा 6-7 साल पहले, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ करा ही नहीं उसके ऊपर एक्शन, तो फिर मैंने भी दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर मतलब आपको, आप उन वेबसाइट पे ट्राई करो जो कि उतने पॉपुलर नहीं है, ताकि आप एक्सप्लोर कर पाओ इन बग्स को, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे निकालना है इनको। ठीक है, तो ये समझ आया आप लोगों को? तो एसक्यूएल इंजेक्शन का भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ऑथेंटिकेशन बायपास का, जो कि फंक्शनैलिटी, आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बायपास कर सकता है, फंक्शनैलिटी के कंटेंट्स को बायपास कर सकता है एक अनऑथराइज्ड वे में, जहाँ पे अटैकर ही आपके कंटेंट को, मिलिशियस कंटेंट को एक्सेस, मतलब वेबसाइट के कंटेंट्स को एक्सेस कर सकता है। यही इन कैरेक्टर्स को ब्लॉक करके। क्या क्या कैरेक्टर्स को? सिंगल को। आप आपने कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड किया, जैसे मान के चलो अब एक ऐसी एप्लीकेशन में मैं ट्राई कर रहा हूँ जहाँ पर ये चीज नहीं हो पा रही है, तो वहां पे क्यों नहीं हो पा रही होगी? क्योंकि वहां पर पहली बात तो फिल्टरिंग लगी होगी। इस चीज को बोला जाता है इनपुट, एक टेक्निक होती है जो इन सारे वल्नरेबिलिटी से बचने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन बोल लीजिए इसको, या इनपुट सैनिटाइजेशन बोल लीजिए। इनपुट वैलिडेशन या सैनिटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आप यूजर के दिए हुए इनपुट पे एप्लीके जो सर्वर है वो ट्रस्ट नहीं कर रहा। आपके दिए हुए इनपुट पे सर्वर ट्रस्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। वो उस इनपुट को चेक करेगा, और चेक किसके अगेंस्ट करता है? वो ब्लैक लिस्ट या व्हाइट लिस्ट के अगेंस्ट। आपने, जब आप डेवलपर हो, तो आपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर, ये कोडिंग करते समय आपने लिखा होगा कि अगर यूजर ऐसा कुछ कंटेंट्स प्रोवाइड करता है, कुछ लिस्ट आपने दे दी उसको कि अगर कुछ ऐसे कंटेंट्स वो प्रोवाइड करता है तो मुझे उसको अलाउ नहीं करना है, मुझे उन कंटेंट्स को ब्लॉक कर देना है। तो वो दो तरीके से आपकी रिक्वेस्ट को करता है, या तो वो आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक ही कर देगा, वो बोलेगा कि यू हैव मेड एन अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट, तो आपके ब्लॉक कर दिया। और कुछ ज्यादा टाइम्स आप करोगे वो चीज, तो आपके आईपी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि वो इन वर्ड्स को रिप्लेस कर देगा। वो यहाँ पे इसको ऐसे हटा देगा, इसको हटा देगा, ये सारी चीजें हटा देगा, वो बचेगा इतना बस। मतलब आपका पेलोड जो इतना बड़ा था वो इतना बचेगा। अब इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो आपका अटैक परफॉर्म नहीं हो पाएगा। वो आपके दिए हुए इनपुट को रिमूव कर देगा। इसी चीज को तो बोलते हैं इनपुट वैलिडेशन या इनपुट सैनिटाइजेशन। आपके आपने जो इनपुट दिया उसको लगा कि उसके ब्लैक लिस्ट या व्हाइट लिस्ट में ये चीजें थी, व्हाइट लिस्ट में थी तो अलाउ कर देगा, और ब्लैक लिस्ट में होगी तो अलाउ नहीं करेगा। तो ब्लैक लिस्ट में था या व्हाइट लिस्ट में था, उसको कंटेंट्स को उसने रिमूव कर दिया नल कैरेक्टर्स के साथ। यही किया जाता है, आपके इनपुट कैरेक्टर्स को वो नल से रिप्लेस कर देता है। नल मतलब कुछ भी नहीं, तो जो चीज थी वहां पे उसको हटा के रिमूव कर देगा। नहीं नहीं, तो डबल डबल हटाएगा वो, डबल डबल भी हटाएगा। सिंगल कोट्स तो एक ही बार अगर मैं ऐसे लिख दूं मैं, अरे दूसरे को क्यों नहीं हटाएगा? हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट अलग था वहां पर। अब वो डॉट डॉट स्लैश को ढूंढ रहा था, उस केस में वो डॉट डॉट स्लैश को साथ में ढूंढ रहा था, तो इसको बाईपास कैसे करोगे आप? ऐसे। तो यहाँ पर ये चीज हटा देगा वो, और ये हटाने के बाद ये बचेगा, बाद, पहले नहीं, बाद में। अभी क्या है, आपके दी दो अलग अलग सिंगल कोट है ये, तो इसको भी हटाएगा और इसको भी हटाएगा। समझ आया? दोनों को हटाएगा वो। हाँ, सबसे ट्राई कर सकते हो आप, उसमें भी आपको दे रखे हैं सारे ऑप्शन।
ठीक है, तो ये सारे पेलोड्स ही हैं, अदरवाइज आप गिटहब पे सर्च करके और भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इसको बोला जाता है इनपुट वैलिडेशन या सैनिटाइजेशन, जहाँ पे आपके दिए हुए इनपुट को सर्वर चेक करता है, उसको वैलिडेट करता है कि वो गलत तो नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने एसक्यूएल के लिए बताया, ऐसे ही वो एक्सेस के लिए चेक करेगा, ऑथेंटिकेशन बाईपास में और भी चीजें चेक करेगा कि यूजर कुछ गलत इनपुट तो नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अगर प्रोवाइड कर रहा होगा तो उसको रिमूव कर देगा। तो ठीक है। हम्म, मतलब समझा नहीं। एडमिन एडमिन यूजर नेम पासवर्ड, हाँ, तो वो ऑथेंटिकेशन बाईपास के अंदर वो आएगा। ऑथेंटिकेशन ब्रोकन ऑथेंटिकेशन बताया था आप लोगों को मैंने एक बार एमपीटी, वो उसके अंदर आएगा क्योंकि यूजर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स यूज कर रहा है ना। डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स अलग चीज होती है। डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स में क्या है कि आपने एडमिन एडमिन पासवर्ड कभी चेंज ही नहीं किया अपना, तो वो नॉर्मली आएगा ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंदर। उसमें एसक्यूएल का कुछ भी लेना देना नहीं है कि आपने कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट ही नहीं प्रोवाइड करी, तो एसक्यूएल का कोई लेना देना उसमें नहीं है। चलिए, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स क्या हैं, कितने तरीके का एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए इन बैंड एसक्यूएलआई, और सेकंड है आउट ऑफ बैंड। अब इन बैंड और आउट बैंड क्या है, आउट ऑफ बैंड क्या है, इसको समझ लीजिए। इनका कॉन्सेप्ट सिंपल है, फिर इसके इन बैंड के अंदर फर्दर टाइप्स आते हैं, तो उनको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर ब्लाइंड के और भी टाइप्स आते हैं। तो ये पूरा कैटेगराइजेशन है एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स का। सबसे पहले आपके पास है अवेलेबल इन बैंड, उसके बाद है आउट बैंड। सो इन बैंड के फर्दर कुछ टाइप्स हैं। तो इन बैंड होता क्या है, आउट बैंड आउट ऑफ बैंड क्या होता है, इसको समझ लीजिए पहले। कॉन्सेप्ट सिंपल है। इन बैंड का मतलब है आप यूजर हैं, आपने अपने क्लाइंट साइड से, अपने ब्राउजर से आपने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर की तरफ, मेलिशियस रिक्वेस्ट, एसक्यूएल की कोई मेलिशियस क्वेरी आपने भेजी सर्वर की तरफ। सर्वर उसको कहाँ पे सेंड करेगा, डेटाबेस को। तो उसने डेटाबेस को ये क्वेरी उठाकर भेज दी, और डेटाबेस क्या करेगा, इसका रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करेगा, और उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो कंटेंट सर्वर ने आपको आपके स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दिया। बोलने का मतलब ये है, ये एक बैंड है। बैंड मतलब एक कम्युनिकेशन चैनल। आपने जिस कम्युनिकेशन चैनल के अंदर उसको मेलिशियस रिक्वेस्ट भेजी, उसी के रिस्पॉन्स में आपको कंटेंट देखने के लिए मिल गया। आपने कुछ कंटेंट, जैसे अभी हमने एसक्यूएल इंजेक्शन ये ऑथेंटिकेशन बायपास परफॉर्म किया, हमने मेलिशियस क्वेरी डाली, सर्वर ने उसको फॉरवर्ड किया डेटाबेस को, डेटाबेस ने सर्वर को रिस्पॉन्स दिया, और सर्वर ने हमें बता दिया कि हम लॉगिन हो चुके हैं। तो हमें देख के पता चल गया ना, रिस्पॉन्स में हमें पता चल गया कि हाँ, मैंने जो मेलिशियस क्वेरी दी थी वो एग्जीक्यूट हुई है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को रिस्पॉन्स मिला है। तो उस चीज को बोला जाता है इन बैंड। इन बैंड में आप रिक्वेस्ट देते हो और उसी के रिस्पॉन्स में आपको पता चल जाता है कि आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी है, क्या आउटपुट आया है उसका, वो चीज आपको पता चल जाती है। आउट ऑफ बैंड में ऐसा नहीं होता। आउट ऑफ बैंड में क्या होगा, अगेन क्लाइंट साइड से आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर की तरफ, सर्वर आपको, सर्वर फाइनली रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा डेटाबेस को। तो जो डेटाबेस है वो उसको प्रोसेस करेगा, डेटा को, क्वेरी को प्रोसेस करेगा, आपको आउटपुट देगा सर्वर को। और ये जो आउटपुट अब आपके पास आएगा, रिस्पॉन्स आपके पास आएगा क्लाइंट साइड पे, वो रिस्पॉन्स में कोई भी इंडिकेशन नहीं होगा कि आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट करी या नहीं करी। हमें नहीं पता चलेगा, हो सकता है एग्जीक्यूट करी हो और हमें कुछ दिखाया नहीं, उसने आउटपुट नहीं दिखाया। क्योंकि ये जो हर बार ये सारी चीजें सर्वर पे डिपेंड करती है। सर्वर डेटाबेस के रिस्पॉन्स को आपको कैसे दिखा रहा है, हो सकता है कि वो आपको दिखाया ही ना उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। वो सिर्फ ऐसा नहीं, और ये भी नहीं है कि उसकी क्वेरी वहां पर एग्जीक्यूट ना हुई हो। मतलब जो क्वेरी हमने यहाँ पे डाली, वो डेटाबेस, सर्वर ने डेटाबेस को जब भेजी तो डेटाबेस ने उसको एग्जीक्यूट किया, उस क्वेरी पे काम किया, बट उसका रिस्पॉन्स सर्वर ने हमें नहीं दिखाया। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें फाइनली डिपेंड करती है सर्वर डेटाबेस के रिस्पॉन्स को कैसे आपको शो करता है। अगर वो नहीं शो करना चाहता है तो नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेटाबेस ने आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करा।
तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, आउट ऑफ बैंड का यूज किया जाता है। हमने जो रिक्वेस्ट भेजी उसके रिस्पॉन्स में हमें नहीं पता चला क्वेरी एग्जीक्यूट करी या नहीं करी। तो अटैकर क्या करता है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्वर का यूज करेगा अटैकर। जो कौन कंट्रोल कर रहा है, अटैकर खुद। अटैकर इस सर्वर को, इस पब्लिक सर्वर को कंट्रोल करेगा। और वो आउट ऑफ बैंड में क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट जाएगी इसके तरफ। ये एक एडिशनल सर्वर है, एक्सटर्नल सर्वर है। जब आपका डेटाबेस उस मेलिशियस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो उस क्वेरी के आउटपुट को एक रिक्वेस्ट के थ्रू भेजेगा आपके दिए हुए एक्सटर्नल सर्वर के डोमेन नेम या आईपी एड्रेस पे। और ये सर्वर क्योंकि अटैकर कंट्रोल कर रहा है, तो अटैकर को इस सर्वर के थ्रू पता चल जाएगा कि वो क्वेरी एग्जीक्यूट करी या नहीं करी। अगर इस सर्वर पे कुछ उसको इंडिकेट, कुछ रिक्वेस्ट मिलेंगी डेटाबेस की तरफ से, तो वो समझ जाएगा कि सर्वर एग्जीक्यूट करा है, सर्वर ने आपकी दी हुई क्वेरी को एग्जीक्यूट करा है, अदरवाइज नहीं करा है। ठीक है। तो ये होता है आउट आउट ऑफ बैंड में एक एडिशनल, एक सेकेंडरी रिक्वेस्ट जनरेट होती है। आउट बैंड एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो डेटाबेस से जाती है एक्सटर्नल सर्वर की तरफ। और वो जो एक्सटर्नल सर्वर है वो किसके कंट्रोल में होता है, अटैकर के। तो अटैकर का सर्वर है, अटैकर वहां से इजीली चेक कर सकता है कि डेटाबेस ने कोई मुझे रिक्वेस्ट भेजी है या नहीं। जो कंटेंट मैं अभी फेच करना चाह रहा था, यूजर नेम पासवर्ड या कोई भी इंफॉर्मेशन जो टेबल के फॉर्म में स्टोर थी सर्वर डेटाबेस में, वो मुझे रिस्पॉन्स में तो नहीं मिली, यहाँ पे नहीं मिली वो। लेकिन हो सकता है कि वो मुझे आउट ऑफ बैंड रिक्वेस्ट में देखने के लिए मिल जाए, जो कि आपके पब्लिक सर्वर पर चली जाएगी। तो ये सर्वर ने दिखाया कि क्या वो प्रोसेस होता है। अब आप मान के चलो आपने एक मेलिशियस क्वेरी डाल दी, लेकिन सर्वर उसका रिस्पॉन्स आपको दिखा ही नहीं रहा है। आपने बोला कि मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं, लेकिन सर्वर ने आपको सिर्फ गिने चुने कॉलम दिखाए। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि सर्वर आपके सामने कौन सा डेटा शो कर रहा है। सारा डेटा क्यों शो करेगा वो तो। देखो जैसे अभी ऑथेंटिकेशन बायपास हम लोग कर रहे थे, उसमें क्या है कि सर्वर ने ये एसक्यूएल क्वेरी भेजी और वो डेटाबेस से ये रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। वो दो चीजें एक्सेप्ट कर रहा है। अब उसने कंडीशन लगा दी होगी सर्वर ने कि अगर ट्रू रिस्पॉन्स आया, अगर सर्वर ने, डेटाबेस ने हमें बताया कि ये क्रेडेंशियल सही है, ट्रू बता दिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो अलाउ कर देगा। एल्स फॉल्स तो अलाउ नहीं करेगा, बता देगा कि यू हैव टू प्रोवाइड योर क्रेडेंशियल्स अगेन, क्रेडेंशियल्स आर नॉट करेक्ट। तो ये कंडीशंस हैं, ये कुछ प्रोसेस, मतलब ये कंडीशंस हैं जो आपने कहाँ पे लिखी होगी, सर्वर पे। अब उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सर्वर रिस्पॉन्स लेगा। तो जरूरी नहीं है कि सारा डेटा आपको फेच करके दिखाया जाए। वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि सर्वर साइड पे क्या कोड लिखा हुआ है। पीएचपी में, डॉट नेट में, पाइथन में, जावा में, वो क्या कोड लिखा हुआ है जो कि डेटाबेस के रिस्पॉन्स में से डेटा को प्रोसेस करके यूजर को प्रोवाइड कर रहा है। तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है सर्वर पे। और इस सिचुएशन में आउट ऑफ बैंड ही आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि आउट ऑफ बैंड आपके एडिशनल सर्वर पे, जो आपका पब्लिक सर्वर है, उस पर रिक्वेस्ट भेज के उस डेटा को फेच करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर अटैकर जो ये मेलिशियस पेलोड डालेगा, इस पेलोड में किसका डोमेन नेम होगा, इस सर्वर का। मान के चलिए सर्वर का डोमेन नेम है xyz.com, तो कहीं ना कहीं इस पेलोड में अटैकर ने xyz.com करके कुछ प्रोवाइड करा होगा। समझ रहा है। तो ये दो टाइप्स हैं, सबसे पहले आपको याद रखने, इन बैंड और आउट ऑफ बैंड। अब इन बैंड वाले जितने भी टाइप्स हैं, इन सभी में आप जो रिक्वेस्ट भेजोगे उसके रिस्पॉन्स में आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, नहीं हुई, या उसका आउटपुट क्या आया। जैसे कि सबसे पहला आपको टाइप दे रखा है, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, इसका काम सिर्फ इतना होता है,